हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो 23 नंबर तक क्वेश्चंस हो गए थे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसमें भी जैसे इसमें हम लोगों ने किया था काम, ठीक है। इसमें जो हम लोगों ने ये चीज समझी थी कि ये बाहर की तरफ ऐसे वायर दिखाए गए तो इनको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमें डायरेक्शन निकालने में आसानी हो गई थी। वही सेम सिचुएशन यहां पर भी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। देखते हैं यहां पर क्या कहा गया। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अपार्ट and carry current 20 ampere and 15 ampere respectively. A point P is 40 centimeter from wire X and 30 centimeter from wire Y. Find the magnitude of resultant field at point P. तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझो कि पॉइंट जो है वो होगा कहाँ पर। ये जो पॉइंट है, जैसे अगर हम ऐसे सोचें कि यहाँ पर ये दो वायर्स हो गए, अब दोनों में करंट तो दी नहीं गई है कि करंट बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ। तो अगर करंट नहीं दी गई है तो फिर आप कैसे भी मान लो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका इफेक्ट सिर्फ डायरेक्शन पर पड़ेगा। और डायरेक्शन उसने आपसे पूछा नहीं, सिर्फ उसने पूछा है मैग्नीट्यूड आपको बताना, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा। तो इन दोनों वायर में करंट जैसे मान लिया बाहर की तरफ है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं इसमें करंट है 20 और इसमें करंट है 15। तो अगर यहां पर उसने कहा है कि जो एक वायर है, अ पॉइंट P इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम वायर X, जैसे इसको अगर हमने X मानना, इसको Y, तो यहां से जो वायर है वो ये पॉइंट P है 40 सेंटीमीटर पर। तो अगर इधर से 40 आप लेंगे तो दूसरी साइड से 30 नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप यहां खुद सोचो कि अगर दोनों वायर आपने ऐसे दिखा दिए, एक में आपने इसको कह दिया X है और ये है Y, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, आपने कहा पॉइंट P यहां पर है, तो ये तो आपने 40 सेंटीमीटर सेट कर लिया, तो इधर तो 10 ही बचेगा ना, और जबकि दूसरे से कितना है 30। अगर हम यहीं पर इधर से 30 सेट कर लें तो इधर कितना बचेगा 20, जबकि है कितना 40। अगर हम बाहर इधर 30 सेट कर लें तो यहां से अगर 30 हो जाएगा तो यहां से फिर 80 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के इस प्लेन में तो कहीं सेट ही नहीं हो पा रहा है ना, कहीं पर भी वो पॉइंट पी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब वो फिर पी पॉइंट होगा कहां पर, तो वो पी पॉइंट फिर होगा इन दोनों वायर्स के ऊपर कहीं, ठीक है। अगर हम ऊपर कहीं पर ले लें तो ये पॉइंट एकदम सेट हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है, तो आपने यहां पर क्या किया, पॉइंट पी यहां ले लिया, तो इधर से 40 और इधर से 30, तो एक ट्रायंगल जैसा तुम्हें दिखेगा, और वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि 3 4 5 का रेशियो हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से इस पॉइंट को ऊपर ले पाएंगे इन दोनों वायर्स के ऊपर। तो इस डायग्राम को कैसे बनाना है ये जरा देख लो फिर। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बस डायग्राम आपको देखना है थोड़ा सा। तो ये इस तरीके से ऐसे हम लोग बना लेंगे ऐसे, ठीक है। और ये हमने x मान लिया, करंट इसमें बाहर की तरफ, इसमें भी चाहे जैसे करंट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये x और y, इसमें कितना 20 एम्पियर उसने दिखाया है, और इसमें कितना 15, इसमें है 15 एम्पियर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो P पॉइंट होगा, दो डायग्राम बनेंगे, एक ये बनेगा एक इसके आगे, इक्विवेलेंट डायग्राम, तभी आप डायरेक्शन निकाल पाएंगे। तो जो P पॉइंट है वो यहां पर हमने ऐसे दिखा लिया कि इस लोकेशन पर कहीं पर P पॉइंट होगा। तो इधर से परपेंडिकुलर ही लेंगे डिस्टेंस जो भी, वायर से हम जब हम P पॉइंट बनाएंगे तो हम डिस्टेंस ऐसे थोड़े मेजर करेंगे, परपेंडिकुलर ही मेजर करेंगे। वही 40 सेंटीमीटर यहाँ पर लेना, तो यहाँ पर ये 40 सेंटीमीटर इधर से हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और इधर से हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ही रहेंगी, ये भी परपेंडिकुलर रहेगा और ये भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर ऐसे बनाकर डायरेक्शन वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे तो निकल ही नहीं पाएगी। ये तो हमने आपको दिखा दिया कि ऐसे डायग्राम बनेगा, लेकिन इसको हम बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन की तरीके से, जैसे ये लाइन है तो इसमें करंट अंदर की तरफ जा रही थी तो हमने ऐसे दिखाया, इसमें करंट बाहर की तरफ जा रही थी तो हमने ऐसे डॉट में दिखाया, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पर देखो आप कैसे बनेगा। ये 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डॉट दिखा दिया और इसको हमने लिख दिया x, और करंट कितनी है 20 एम्पियर। यहाँ पर भी हमने डॉट दिखा दिया और यहाँ पर इसे लिख दिया y, और करंट कितनी है
15 एम्पियर। ठीक, जो P पॉइंट है वो कहीं यहां पर हम दिखा दे रहे हैं, तो ये P पॉइंट हो गया। ठीक, ये एंगल कितना दिख रहा है आपको? 90 डिग्री। ये डिस्टेंस हो गई 40 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस हो गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई यहां पर। ये जितनी भी हैं ये वायर नहीं, वायर सिर्फ ये हैं, तो ये सब डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, ऐसे मैंने डॉटेड कर दिया। ठीक है, 50, 30 एंड 40 सेंटीमीटर। और ये जो पॉइंट P है, इसी P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो इसकी वजह से देखना है और इसकी वजह से देखना है। तो आप पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो। मैग्नेटिक फील्ड तो आप निकाल ही लोगे भाई, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिया गया, तो लॉन्ग वायर का मतलब क्या है? इनफाइनाइट लेंथ, म्यू नॉट आई अपान क्या होगा नीचे? 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, इसके लिए भी और इसके लिए भी हो जाएगा। तो वो तो दोनों वैल्यूज हम लोग निकाल लेंगे। जैसे मान लिया, पहले चलिए निकाल ही लेते हैं। जैसे मान लिया हमने bx लिखा, तो bx हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7 और इनटू आई कितना है 20 एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई और आर कितना है 40। तो 40 इंटू 10 टू द पावर -2, यही होगा ना। तो यहां पर देखो 2 पाई और 40 मल्टीप्लाई करो 80 पाई और ऊपर भी 80 पाई है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 टू द पावर -5 7 और नीचे से जाएगा ऊपर प्लस, तो 10 पावर -5 टेस्ला। ऐसे अगर आप बी वाई निकालो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, उसके लिए भी अप्लाई करेंगे। 4 पाई 10 टू द पावर -7 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 टू द पावर -2। तो अगेन ये भी आ जाएगा 10 टू द पावर -5 टेस्ला, क्योंकि ये भी 60 और ऊपर भी 60, कैंसिल हो जाएगा। दोनों आ तो ये गए bx और by, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अब इनको जोड़ना है, घटाना है, स्क्वायर करके जोड़ना, क्या करना है। तो वो चीज हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर से क्या आ जाएगा? डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के तो आप कर नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन अगर आप देखो तो यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द पॉइंट फिंगर रखा, तो इसके परपेंडिकुलर जाएगा ना। तो अगर इसके परपेंडिकुलर देखें तो यानी कि इसी लाइन में जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जो बी एक्स है वो ऐसे जाएगा यहां पर। ये क्या हो जाएगा? बी एक्स। ठीक, और अगर हम बी वाई की बात करें तो बी वाई क्या हो जाएगा? ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यहां पर बाहर की तरफ करंट और इधर फिंगर रखेंगे, तो इसी के परपेंडिकुलर आ जाएगा, मतलब वो ऐसे आ जाएगा। ये हो जाएगा बी वाई। तो अगेन ये एंगल भी तो 90 होगा। तो अगर 90 होगा तो जो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी एट पी, बी नेट इज इक्वल टू रूट बी एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो देखा जाए कुछ लिखने की नहीं जरूरत है, क्योंकि जब दो वैल्यूज बराबर होती हैं तो हम लोग बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। कई जगह पर आता है आर आर है तो आर रूट 2। ठीक है, ये आ जाएगा ना। तो यानी कि 10 टू द पावर -5 रूट 2 ही आंसर आना है। ठीक, 10 टू द पावर -5 टू द स्क्वायर एंड प्लस 10 टू द पावर -5 टू द स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर -5 रूट 2। नोट करिए। नेक्स्ट ट्राई करिए 25 नंबर। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जा चुका है एआईपीएमटी। A thin ring of radius r meter has charge q coulomb uniformly spread on it. The ring rotates about its axis with a constant frequency of f revolutions per second. The value of magnetic induction in Weber per meter square. ये भी मैग्नेटिक फील्ड की ही यूनिट होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज, तो सेंटर पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है, क्या होगी। तो उसने आपसे यहां पर क्या कहा कि एक इस तरीके से रिंग है यहां पर और उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो प्लस चार्ज जैसे हमने यहां पर यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये टोटल चार्ज है कितना? क्यू।
और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, आर के बराबर, ठीक है, कैपिटल आर। तो आप देखो यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही घूमना स्टार्ट करेगा तो एक तरह से चार्ज मूव कर रहा है तो उसको हम एज अ करंट ट्रीट कर सकते हैं। तो एक तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह से होगा, और करंट कैरिंग कंडक्टर अगर ऐसे है यहां पर तो उसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, म्यू नॉट आई अपान 2r, ठीक है, पाई गोल में पाई गोल, ठीक है, ये ध्यान रखो हमेशा, क्योंकि ये जो है अचानक से होगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना कि आपसे हो जाएगा पता बाद में ही चलेगा जब सब गड़बड़ हो चुका होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप ऐसे करो तो एक बार थोड़ा सा थिंक कर लो, ठीक है। कुछ चीजें होती है ना वो हैबिट में आ जाती है, वो अचानक से हो जाता है, पता नहीं चलता। तो यहाँ पर जो है जैसे करंट अगर यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इमेजिन करें तो म्यू नॉट आई अपान 2r होगा। तो हम लोग यहाँ पर इमेजिन करें कि जैसे अगर एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन करें, जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको करवाया था, बट वहां पर क्या था, एक ही जगह पर चार्ज था पूरा, और वो चार्ज ऐसे यहाँ पर घूम रहा था। तो हम लोगों ने देखा था कि हर टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हो रहा है, क्यू, तो क्यू बाई टी करंट हो गई थी। यहाँ पर पूरे पर वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन अगर ये पूरा चार्ज मूव करेगा तो एक पूरा रिवोल्यूशन अगर लें, मतलब एक टाइम पीरियड, तो उस टाइम पीरियड में इस क्रॉस सेक्शन से टोटल इतना ही चार्ज तो पास होगा जितना उस पर दिया गया। भाई ये मान लिया डीक्यू डीक्यू ऐसे चार्ज हो गया, तो ये इससे लगातार पास होता जा रहा है यहाँ पर, तो टोटल एक रिवोल्यूशन में टोटल चार्ज पास हो जाएगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग करंट हो जाएगी Q डिवाइडेड बाई टी, 1/t फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, Q इंटू एफ, क्योंकि इसने आपको क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। बस यही हमें करना था। बाकी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर, वो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। तो म्यू नॉट और आई की जगह रख देंगे QF डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। तो म्यू नॉट QF डिवाइडेड बाई, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर पूछेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, आई इंटू ए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे आई इंटू ए। तो आई और ए का मतलब क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आई की जगह पर तो यही रख देंगे QF, और यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये पूछा नहीं गया, बट आप ऐसे अलग से नोट कर लेना कि ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी पूछा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी की जगह पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी जा सकती, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता ही ओमेगा क्या होता है, 2πf, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपान 2π। तो अगर ओमेगा दिया जाएगा तो ओमेगा के टर्म में आप रिप्लेस करके निकाल सकते हैं सारी चीज। सोलेनॉइड भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 26, 27, 28। ये तीनों क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं यहाँ पर, नोट कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अ लॉन्ग सोलेनॉइड, a long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis. If the current is doubled and the number of turns per centimeter is halved, the new value of the magnetic field is। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एकदम सिंपल, बस फार्मूला बेस्ड है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। ये पहले की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, बाद में बी डैश म्यू नॉट, उसने कहा नंबर ऑफ टर्न्स आधे कर दिया और करंट डबल कर दिया, ठीक है। उसने क्या कहा, करंट को डबल किया गया, करंट इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हॉल्ड, तो नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए गया आधे। अगेन 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई, और म्यू नॉट एन आई क्या है, बी, यानी कि बी डैश की वैल्यू भी बी के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच। The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, find the magnetic field. देखो दोनों जगह उसने पूछा इनसाइड द पॉइंट एंड एक्सियल एंड पॉइंट पर। तो हमें पता है इनसाइड जो होती है फील्ड वो अगर B है यानी कि म्यू नॉट एन आई, तो अगर एक्सियल एंड पॉइंट पर आधा हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाती है। तो एक फील्ड निकालेंगे उसी का आधा कर देंगे। नीट 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था,
नीट 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसी पर बेस्ड था। ठीक है, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन था, बस कभी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे देते हैं, कभी n बाई एल दे देते हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब n और l दे देते हैं, तो दोनों बार वैसे क्वेश्चन पूछा गया। तो 20 में पूछा गया, 22 में, अब 24 में फिर पूछा जाएगा। ठीक है, तो तैयार रहना, 2-2 साल बाद पूछ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो सोलेनोइड है, इसमें एक चीज और देखो, लेंथ कितनी दी गई और डायमीटर भी दिया गया है 1.8। क्या डायमीटर का यूज करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहां पता है कि 1.8 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी लेस देन 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है, आपसे कहा गया था कि अगर 5 से 6 गुना भी है तो भी आप उसको लॉन्ग सोलेनोइड मानेंगे। तो यहां तो 80, अगर इसको 2 भी ले लो तो भी वो 40 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब उससे भी ज्यादा ही है। तो आप यहां पर इसको लॉन्ग सोलेनोइड मानेंगे। तो ये 1.8 सेंटीमीटर अननेसेसरी डेटा। अननेसेसरी डेटा कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस में दे देते हैं, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हमें ये लगने लगता है ना कि इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अगर एकदम कंफर्म है कि इसका यही फॉर्मूला है, यही हमें करना है, तो बहुत ज्यादा उस पर सोच विचार नहीं करना रहेगा। ठीक है, यहां पर हमने सीधे सीधे क्वेश्चन, जैसे ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे एक कॉन्सेप्ट दिया गया है 5 लेयर्स का। ठीक है, 400 टर्न। तो ये भी पॉइंट इसमें बताया जाए, जैसे हम सीधा वाला क्वेश्चन हमने नहीं रखा, जैसे आपके यहाँ जो पूछा गया था वो एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन था, एन दिया है, एल दिया है या एन बाई एल दिया है, और बस आपको म्यू नॉट एन आई यूज करना था। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, इसमें 5 लेयर्स वाला था तो मैंने ये डाल दिया। और इसमें जैसे 5 लेयर्स हैं, तो इसमें करंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई कि करंट कैसे फ्लो कर रही, तो सबको एक डायरेक्शन में मानेंगे। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, या फिर जो म्यू नॉट एन की जगह पर हम n डिवाइडेड बाई एल इंटू आई कर देंगे। बस यहां पर देखो जरा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और जो ये n है उसकी जगह पर अगर एक ही मतलब खाली उसने दिया होता 400, तब तो हम 400 रख देते, लेकिन उसने 5 लेयर बनाई, मतलब वही है, उस पर एक बार लपेट दिया गया, फिर उसी पर लपेटा गया, फिर उसी पर लपेटा, ऐसे 5 बार लपेटा गया। तो इसका मतलब 5 बार अगर हम बाइंडिंग कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे 400 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाई 0.8। सेंटीमीटर में है तो 0.8 लिख दिया हमने, और इंटू करंट कितनी है, 8 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये यहाँ पर 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 आएगा यहाँ पर, यानी कि हम कह सकते हैं 20 इंटू 10⁻3। तो ये 8 पाई इंटू 10⁻³ आ जाएगा ना। तो 8 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। और अगर एंड पॉइंट पर पूछा जाएगा तो बी डैश क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, तो उसको हम b बाई 2 कर सकते हैं। दोबारा थोड़े कैलकुलेशन करेंगे, एक बार तो कर ही लिया। तो ये जो कैलकुलेशन आया इसी का यूज कर लिया हमने वहां पर, तो टोटल का आधा कर दिया गया 4 पाई 10⁻³ डैश। नोट कर लेना आपने। ये जो हम लोग यूनिट मतलब पढ़ रहे हैं, तो आपको जैसे पहले हमने बताया था कि इससे 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इधर लगातार आप देख सकते हैं कोई पेपर उठाकर, इसमें ये जो पहला चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे ऐसे आप अगर देखेंगे तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं चारों टॉपिक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप पेपर उठाकर देखेंगे, जैसे 22 का ही पेपर उठाकर देख लो, 22 में हमने अभी बताया ना कि इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इनसाइड द सोलेनोइड वाले पे मैग्नेटिक फील्ड। इसके पहले 2 क्वेश्चन और बताए थे हमने, वो बायोसेवर्ट लॉ वाला पूछा गया था। ठीक है, वहां पर वो उसकी डायमेंशन पूछी गई थी, और म्यू नॉट के, और साथ में क्या पूछा गया था, वही जो
फॉर्मूला बताया था C इज इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, उस पर पूछा गया था। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से, सिर्फ इसी चैप्टर से 5 पूछे गए थे, तो 3 क्वेश्चन ये हो गए। आगे आएगा एम्पेयर सर्किट लॉ का एक ग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम सिंपल, जो ग्राफ होता है उसको लिख कर दे दिया था उसने कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है घटती है, ऐसे पूछा गया था। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन अभी और आएगा, वो आपके यहाँ मतलब आएगा क्या, आगे मैंने दे रखा है, वो बायोसेवर्ट लॉ में जो मतलब उसका कॉन्सेप्ट होता है। जैसे बायोसेवर्ट लॉ हम लोग इनफाइनाइट लेंथ का जो एलिमेंट होता है उसी के कारण तो देखा था, मतलब बायोसेवर्ट ने उसे एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत छोटा एलिमेंट था डीएल, और उसकी वजह से उन्होंने देखा था किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो उससे रिलेटेड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था। 5 क्वेश्चन थे सिर्फ इसी चैप्टर से। तो ये जान लेना कि अगर मैग्नेटिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पहले वाले चैप्टर से होंगे, बाकी जो बचे कुछ टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो अब जरूरी नहीं कि हमेशा 5 ही पूछे जाएं, मतलब ये मान के चलो कि 3-4 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आपको मिलने ही मिलने हैं, ये चारों टॉपिक मिलाकर। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आप देख लो, कोई भी क्वेश्चन कठिन था, कोई भी क्वेश्चन एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये चैप्टर खाली तैयार कर लेंगे, उसने बदल दिया, क्योंकि कंपटीशन में यही तो प्रॉब्लम है कि एक कोई पेपर आया था, मतलब कुछ साल पहले का है, मुझे ईयर नहीं याद आ रहा, उसने क्या किया, पूरा सर्कुलर मोशन गायब कर दिया, पूरा रोटेशनल मोशन गायब कर दिया। जबकि सोचो कि कोई भी पेपर उठाकर देख लो, सर्कुलर मोशन रोटेशन मोशन के बिना तो नीट का एग्जाम ही नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे लगता था कि उसके 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते ही आते थे, उसने पूरा पूरा सर्कुलर रोटेशन पूरा गायब ही कर दिया, पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं था उसका। तो क्वेश्चन कभी भी कहीं से कुछ भी आ सकता है, इसलिए प्रिपेयर रहो। बस ये हम लोग जैसे हम बताते हैं आपको इसलिए हैं कि अगर जैसे पॉसिबिलिटी के तौर पे देखा जाए तो हम देख रहे हैं इससे हर साल ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट देखते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट देखा कि 5 लेयर थी और 400 टर्न थे एक लेयर में, उसने करंट सिर्फ कह दिया 8 एम्पियर की फ्लो कर रही। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप ये मान लेंगे कि करंट एक ही सेंस में फ्लो करेगी हर एक वाइंडिंग में, कैसे हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बट वो एक सेंस में फ्लो करेगी, इसीलिए आपने डायरेक्टली उसको ऐसे कर लिया। लेकिन बाई चांस उसने कुछ ऐसा कर दिया कि इतने टर्न में एक साइड में करंट फ्लो कर रही, इतने टर्न में अलग साइड में करंट फ्लो कर रही, अपोजिट डायरेक्शन में, तब आप वहां पर क्या करेंगे, तो इस बात को भी हम सीख लें। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ऐसे कुछ घुमा फिरा कर दिया गया तब हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 0.1 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज वेरी स्मॉल, उसने पहले कह दिया, मतलब वो लॉन्ग सोलेनॉइड वही हो गया। ठीक है, म्यू नॉट एन आई वाला कॉन्सेप्ट। A wire is wound over it in the layers. The number of turns in inner layer is 50 and that of outer layer is 40. मतलब उसने 2 लेयर बनाई, एक में 50 एक में 40। करंट फ्लोइंग इन 2 layers in opposite directions. अब देखो उसने क्या मेंशन कर दिया, करंट फ्लोइंग इन 2 layers अपोजिट, तो इसमें वो नहीं कर सकते हम जैसा पीछे किया था कि सब उठाकर हम ऐड कर दें। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द मिडिल ऑफ सोलेनॉइड। तो यहां पर देखो ये जो अपोजिट करंट्स हैं ये अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम डायग्राम बनाकर ऐसे दिखा लेते हैं, मतलब पूरा वाइंडिंग नहीं दिखाएंगे, बस ऐसे दिखा दिया कि मान लेते हैं ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड हो गया। ठीक है, ऐसे तो हमने यहां पर एक वाइंडिंग दिखा दी, मान लिया ऐसे है, ठीक, ग्रीन से, तो ये ऐसे यहां पर पूरा वाइंड कर दिया गया। तो इसके हमने सपोज कर लिया ये जो वाइंडिंग हमने दिखाई है इसको हमने 1 मान लिया। ठीक है, और इसके कितने टर्न है 50। ठीक है, 1 के कितने टर्न है बनाए गए 50 टर्न्स। ठीक, और ऐसे ही हमने यहां पर, और इसमें जो करंट है उसको हमने ऐसे दिखा लिया। ठीक है, मान लिया करंट इस तरीके से फ्लो कर रही। ठीक, अब दूसरी वाइंडिंग ये एक लेयर पूरी बनेगी 50 टर्न की, मतलब इसे पूरे में बनाया जाएगा, हमने एक जगह दिखा दिया। ऐसे यहां पर एक 40 टर्न का बनाया जाएगा, तो 40 टर्न वाला ऐसे कहीं पर भी दिखा देते हैं, इसे थोड़ा दूर करके, कि उसी के ऊपर उसी लेंथ के ऊपर पहले जैसे ऐसे इतनी लेंथ ले ली गई, तो इसी के ऊपर पहले क्या हुआ 50 टर्न बनाए गए और फिर उसके बाद 40 टर्न। ठीक है, आउटर लेयर 40 टर्न की। तो इसमें करंट अपोजिट है, तो जैसे अगर इसमें करंट ऊपर से नीचे दिखा है तो इसमें हम नीचे से ऊपर दिखा देंगे। तो इसको हमने वाइंडिंग नंबर 2 कह दिया, और ये इसमें कितने टर्न है 40 टर्न्स, लेकिन लेंथ वही उसी लेंथ के ऊपर। तो आप सोचो कि अगर यहां पर एक पॉइंट हो P, तो अगर हम इस 1 वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें तो हम ऐसे
टर्न करेंगे ना फिंगर्स, करंट ऐसे आ रही ना, तो हम ऐसे ही फिंगर्स को टर्न करेंगे ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ जाते हुए बाहर की तरफ ऐसे निकलते हुए। तो थंब इधर जा रहा है ना, यानी कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस साइड में हो जाएगी B1। तो आप ध्यान रखना ये 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे जा रही करंट तो इस तरह से करेंगे तो उसकी फील्ड इस साइड में होगी, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा दी गई B2। मतलब इनर पॉइंट पर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो दोनों की अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग सीधे ये भी कह सकते हैं कि अपोजिट करंट्स विल प्रोड्यूस अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जो ज्यादा हो उसमें से कम वाले को घटा देना, तो जिसके टर्न ज्यादा है उसी में ज्यादा होगी, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम ही है। समझ में आ गया ना? अब आप डायग्राम बना लो, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अपोजिट करंट्स हैं, तो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। बी नेट इज इक्वल टू B1 माइनस B2 म्यू नॉट N1I माइनस म्यू नॉट N2I। ठीक है, तो आप यहाँ पर N1 को लिख देंगे N1/L और N2 को भी लिख देंगे N2/L, क्योंकि टोटल लेंथ वही है। तो हमने फिर क्या किया, म्यू नॉट I अपान L कॉमन लिया तो N1 माइनस N2 हो गया। अब इसमें सारी वैल्यूज डाल दी, म्यू नॉट 4 पाई 10 पावर माइनस 7, करंट 3 एम्पियर दिया गया है, N1 और N2 50 और 40 दिए गए, और लेंथ कितनी 0.1। ठीक है, तो यहां पर आप ये सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 आ जाएगा, मतलब 10 टू पावर 2, और ये है -7 मतलब 10 टू पावर -5 बचेगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 12 पाई, 5 10 टू पावर -5। अब जैसे हमें बताना समझाना होता है तो हम इतना सब ऐसे लिख दिया, ठीक है। बाकी अगर हमें यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं करना होता तो ना तो हम डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने की इसमें कोई जरूरत है, डायग्राम का कोई यूज थोड़े किया हमने, डायग्राम में ऐसी कोई चीज थी ही नहीं, बस वो समझने के लिए था। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हमें थोड़ा बनाना पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ देखो तो ऐसे दिमाग में आ जाएगा कि अगर एक करंट इधर जा रही तो दूसरी अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बिना डायग्राम के ही काम चल सकता था। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कि B1 माइनस B2 जो आप करेंगे तो डायरेक्ट, अब जैसे ये पहले हमने फॉर्मूला लिखा फिर हमने N/L लिखा, अगर हमें पता है तो हम पहले से यहाँ पर समझ लेते कि म्यू नॉट ये क्या होगा N1/L N2/L में हमें दिख रहा है म्यू नॉट I अपान L कॉमन है, तो N1 माइनस N2, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इस स्टेप पर पहुंच सकते थे, ये बीच के 2-3 स्टेप नहीं लिखे। तो यही सब चीजें हमने आपको शुरुआत से बताया कि आप घर पे जाओ तो कम से कम लिखो, ठीक है, जब आप रिवाइज करो तो कम से कम लिखो। अब तो इस समय तो ये सिचुएशन है कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं घर पे बैठ के तो आप लिखो ही मत, ठीक है, मतलब बहुत जरूरी हो तो लिखो, अदरवाइज क्वेश्चन की स्ट्रेटजी आपके दिमाग पे आनी चाहिए, जो पुरानी रिवाइज कर रहे हैं चीजें, ये नहीं, ठीक है, इसको तो एक दो बार करना ही पड़ेगा।
अब पता लगा तुम वहां बैठ के वेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो घर में, तब हो गया तुम्हारा कल्याण। ठीक है, अब जैसे जितनी बुकलेट्स हम पढ़ चुके हैं, जो भी पहले की हो चुकी हैं, जहां तक का टेस्ट हो चुका, उसको अगर कभी आप देख रहे हैं तो उसमें एक तो तुम्हें टाइम नहीं लगना चाहिए, और दूसरा वहां पर हम बैठ के क्वेश्चंस को ऐसे नहीं कि एक एक क्वेश्चन फिर से आप सॉल्व करेंगे, फिर आप टाइम नहीं बचा पाएंगे। उसमें क्या, जैसे क्वेश्चन पढ़ा, अब जैसे यही क्वेश्चन आप मान लिया कुछ आपने तैयार कर लिया है, टेस्ट भी दे चुके हैं, अब यही क्वेश्चन आपको बाद में फिर आप रिवाइज कर रहे हैं किसी कारण से, ठीक है, तो तो आप यहां पर इसको रिवाइज कर, अब ये आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो क्वेश्चन पूरा आपने पढ़ा, अब आपके दिमाग पे तुरंत बस आ गया पॉइंट कि ये अपोजिट करंट है, फॉर्मूला वही लगना, म्यू नॉट एन आई, मत क्या इसमें बताया गया था, अपोजिट करंट विल प्रोड्यूस अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B1 माइनस B2 कर लेना है, और बाकी बी का फॉर्मूला वही होता है, म्यू नॉट एन आई, वही अप्लाई कर लेना। बस जो मेन पॉइंट है वो दिमाग में आ गया, जैसे आ गया तुरंत भाग गए यहाँ से छोड़ के इसको अगले वाले क्वेश्चन पर, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप बैठ के यहाँ पर बढ़िया आराम से सुस्ताएं। ठीक है, बस दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आया नहीं कि हम उस क्वेश्चन को छोड़कर तुरंत अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाएं। ठीक है, अगर देखते ही दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर उस क्वेश्चन पर रुको ही ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये हमारी औकात में है, बाहर है। ठीक है, पता चल जाता है कि नहीं, फिर अगर वो बाहर है तो फिर उसमें आप चाहे जितना दिमाग लगाओ। ठीक है, कुछ में ये रहता है कि हम बीच में फंस जाते हैं, लगता है कि हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको तो मार्क कर लिया जाता है। जो औकात के बाहर है उनको फिर उस समय तो छोड़ दो, पहले तो पहले वो क्वेश्चन किए जाते हैं जैसे जो देखते देखते हो जा रहे हैं, आप भागते हुए चले जाओ। कई बार ये होता है ना कि आप एक काम करते हैं कि आप किसी क्वेश्चन फंसे रहते हैं, फिर उससे क्या होता है, जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो भी छूट जाते हैं तुम्हारे, कि बाद में देखते हैं यार ये अगर हम यहां तक पहुंच गए तो 3 क्वेश्चन ये तो बहुत ही आसान थे, सब हमें आ रहे थे। तो हमें पूरे पेपर को सॉल्व करना है, पूरे पेपर में पहुंचना रहता है, तो पूरे पेपर में पहुंचो। जो क्वेश्चन आपको लगे कि बिल्कुल आएगा ही नहीं तो उस पर बिल्कुल यहां मत टाइम वेस्ट करो, यही आपको एग्जाम में करना है। और जिसमें लग रहा है कि नहीं ये हो जाएगा, लेकिन अभी हमें पूरा बहुत अच्छे से क्लिक नहीं कर रहा है दिमाग में, तो उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ। जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं उनको पहले फटाफट निपटाते चले जाओ एक तरफ से, इसके बाद जिन पे आपने मार्क कर रखा है उसके बाद उनको आप एक तरफ से करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना कि क्वेश्चन हमने एक बार देख लिया, नहीं आ रहा है, बट ये लग रहा है कि हो जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो, तो कई बार अचानक से वो क्लिक कर जाता है, तो दिमाग में चलता रहता है, वो प्रोसेसिंग चलती रहती है। दिमाग बहुत अलग ही टाइप की चीज है, तो उसमें वो सब कुछ चलता रहता है, जो तुम चाहते हो वो भी, जो नहीं चाहते वो भी। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली होता नहीं, कई बार क्वेश्चन में तुम फंस जाओ, नहीं होता नहीं होता, और फिर पता लगा नहा रहे, अरे वो होना था नहाते नहाते क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो अचानक से क्लिक करता है कभी कभी। तो इसलिए एग्जाम में इस चीज का फायदा उठाना है तुम्हें, कि पहले सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं उन पर ध्यान दो,